हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर बेटा। नए चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चैप्टर नंबर 7 शुरू हो रहा है आज से। हमारा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप लोग सोचोगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों शुरू किया आपने? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर जस्ट फिनिश किया था हमने। उसके बाद मेरे पास दो चॉइसेस थी कि या तो मैं आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर शुरू कर दूं या कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर दूं। फिर मुझे लगा कि क्वाड्रेटिक करते हुए रियल में तो आप खेल रहे हो, रियल नंबर्स में तो आपको खेलना अच्छे से आ गया है, क्यों ना आपको कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में भी खेलना सिखा देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करेंगे। वही चीज़ है जैसे ही क्वाड्रेटिक किया था हमने, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा मैं सारी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से उठाऊंगा आपके लिए, कि मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये चैप्टर नहीं आता। ठीक है, पहली बात देखिए मेरी क्या है, मैं क्या मान रहा हूँ, मैं ऐसा मान के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा कि मैं मान के चलूंगा कि आपको ये चैप्टर नहीं आता। अगर फिर भी आप में से कोई कहेगा कि नहीं सर मुझे आता है, तो मैं दो चार क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ बेटा, दो चार क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन सिंगल ऐसा दे दूंगा कि आप कहोगे कि सर नहीं आता। ठीक है, इससे अच्छा क्या है, मैं मान के चल लेता हूँ कि ये चैप्टर आपको नहीं आता है, तो मैं वहां से इस चैप्टर को उठाऊंगा कि नहीं आता। तो शुरू करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर शुरू करें तो देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक, सबसे पहला है मेरे पास इमेजिनरी नंबर। पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ाता हूँ बेटा, तो मैं हमेशा शुरुआत ही यहाँ से करता हूँ कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। पहली चीज, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आप खुद सोच के देखो क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो आप अब कह सकते हो कि इमेजिनरी नंबर जो होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। क्या बताया मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है उसका नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होता है, वही इमेजिनरी नंबर होता है बेटा हमारे पास। देखिए आज तक हम लोग जब रियल वर्ल्ड में खेल रहे थे ना, रियल नंबर्स के सिस्टम में खेलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अंडर रूट 4 मुझे पता है सर 2 होता है, अंडर रूट में 9 मुझे पता है सर 3 होता है, रूट 2 आ जाए तो आप कहते हो सर ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर ही होता है। लेकिन हमारे पास क्या आ जाती थी प्रॉब्लम, कब आती थी, जब मेरे सामने ऐसा आ जाता था कि माइनस में 4 और उसका अंडर रूट निकालना है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते थे कि अब क्या करें सर। मैथमेटिशियंस के पास क्या हुआ, यहाँ वो कंफ्यूज हो गए कि नेगेटिव का अगर वो अंडर रूट निकालने लग जाए या स्क्वायर रूट निकालने लग जाए नेगेटिव का, तब क्या आएगा। तब उस केस में एक नंबर हमने माना, एक इमेजिनेशन से नंबर माना गया कि चलो क्यों ना कुछ एक इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं। तो नेगेटिव रियल नंबर्स का जो वो होता है ना स्क्वायर रूट, नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग आयोटा से, आई से डिनोट करते हैं, और इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आई को ही बेटा हम लोग बोलते हैं आयोटा। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं इसको। तो अब कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं जो आपको अच्छे से जाननी है। वो क्या है कि देखिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर अभी मैंने देख लिया अंडर रूट में -1 होता है तो आयोटा होता है। अब बेटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर ये मुझे भली बात आता है कि -1 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो मेरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। आयोटा की पावर 3 चाहिए, तो आप आयोटा स्क्वायर में ही आयोटा का प्रोडक्ट करवा लो। क्या बोल रहा हूं मैं, आयोटा स्क्वायर में आयोटा का प्रोडक्ट करा दो दोनों तरफ, तो आयोटा क्यूब आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस में आयोटा। और आयोटा 4 चाहिए, तो आप इसमें फिर से आयोटा का, आयोटा 3 में, आयोटा की पावर 3 में आयोटा का प्रोडक्ट करवा दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर, जो बन जाएगा माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। मेरे पास ये चार वैल्यूज आ गई, मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई, चार मेरे पास बेटा ऐसी वैल्यूज आ गई, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। अब मैं कह रहा हूं मुझे ना आयोटा की पावर 5 चाहिए, तो आप क्या कहोगे सर मैं आयोटा 4 का प्रोडक्ट कर देता हूं आयोटा से, जो कि निकल के आ गया आयोटा। आयोटा की पावर 6 आप करने जाओगे तो आप कहोगे सर आयोटा की पावर 5 में मैं आयोटा का मल्टीप्लाई करा दूं तो आयोटा की पावर 6 आ जाएगी, तो ये मेरा -1 बनेगा सर। आयोटा की पावर 7 करने जाएंगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा सर, आयोटा की पावर 8 में 1 बन जाएगा सर। यहां से अब आपको जो कहानी पकड़नी है ना, अब देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, यहां से मुझे कहानी क्या पकड़नी है, यहां से मुझे कहानी सिर्फ इतनी सी पकड़नी है बच्चे कि आयोटा की पावर मैं जानता हूं अंडर रूट में -1 होती है, आयोटा स्क्वायर निकालना आता है, आयोटा क्यूब आता है, आयोटा 4 आता है। ये चार वैल्यूज आपको, ये चैप्टर सीखने जा रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये चार वैल्यूज आपको उंगलियों पे होनी चाहिए बिल्कुल। ऐसा ना हो आप वहां पे भी निकाल के देख रहे हो, ये चार तो याद होनी चाहिए कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब होता है सर माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होता है।
अब जैसे जैसे आगे, अब देखिए खेल खेलेंगे हम। एक खेल क्या होता है ना कि आपको जैसे ही आयोटा की अगली पावर चाहिए तो जो पहले वाली पावर थी उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे आयोटा की पावर 5 चाहिए तो आप कहोगे सर आयोटा 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा दूं। आयोटा 4 मुझे आता है सर, 1 होता है, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ गया। ऐसे ही आयोटा 6, आयोटा 7। अब आप में से एक बच्चा बोलेगा अरे सर ये वैल्यूज तो मुझे दिख रही है कि ये वैल्यूज अब रिपीट होने लग गई हैं सर। आयोटा के बाद आयोटा की पावर 5 सेम आ गया, आयोटा स्क्वायर से आयोटा 6 सेम आ गया सर, आयोटा क्यूब से आयोटा 7 सेम आ गया, और आयोटा 4 से आयोटा 8 सेम आ गया। तो किसी बच्चे ने ये चीज पकड़ ली कि सर 4 4 के बाद हर पावर 4, अगर मैं पावर में 4 ऐड कर दूं सर, इसका मतलब सर जो आयोटा की पावर 5 था वही आयोटा की पावर 9 भी होगा सर। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। फिर एक बच्ची कहेगी कि आयोटा की पावर 10 यहाँ पे बराबर -1 होगी सर। मैं कहूँगा ठीक है। एक ने कहा यहाँ आयोटा की पावर 11 सर माइनस आयोटा हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, आयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हर 4 4 पावर के बाद मुझे सेम आंसर मिल रहा है। हर 4 4 पावर के बाद मुझे सेम आंसर मिल रहा है, तो क्यों ना इस चीज को जनरलाइज करके लिख दिया जाए सर। बिल्कुल लिख देते हैं बच्चे। तो आपने बोला कि क्यों ना सर इसको जनरलाइज करके लिख दें, तो लिख देते हैं हम। तो देखिए क्या होता है हमारा, आयोटा की पावर अगर मुझे 4k प्लस आर मिल रही है, ठीक है, मुझे आयोटा की पावर 4k प्लस आर मतलब कि 4 का एक मल्टीपल मिल, 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है अगर, तो मतलब 4 का मल्टीपल मिल रहा होगा। तो अब ये चीज देखिए आप, अगर आप इसको अलग नहीं कर सकते, कि आप कह सकते हैं ये सर आयोटा की पावर 4k इनटू में आयोटा लिखा हुआ है, तभी तो पावर्स ऐड हुई होंगी, बेस सेम तो पावर्स ऐड, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो यही होते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा कि सर आयोटा की पावर 4 है और उसकी होल पावर k है सर, ये इनटू में आयोटा है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, आप कहोगे सर 1 होता है, अभी तो हमने देखा। तो 1 की पावर k इनटू में सर आयोटा, देखिए आयोटा नीचे आएगा यहाँ पे, इनटू आयोटा हो गया सर। और किस 1 की कोई भी पावर करने चले जाओ तो आप कहोगे सर 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 नहीं होती, तो आयोटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा की पावर अगर कभी भी 4k प्लस आर दिया हुआ है तो सर उसका आंसर मुझे आयोटा ही मिलेगा, ऐसा उसने बोला, ठीक है, ऐसा उसने बोला है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आर पावर चल रही थी, आर पावर ना अलग निकाल लेते हैं, ये आर पावर अलग है, ठीक है। ये हमारा हो गया कि आयोटा की पावर आर आएगा। अब देखिए बेसिक सी चीज बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ से बिल्कुल बेसिक चीज बताने जा रहा हूँ आपको। मैं अगर कह दूं आयोटा की पावर 197 बताओ, तो बहुत आप एक बार तो सोचोगे ये क्या पूछ लिया सर, लेकिन आपको करना क्या है वो सिखा रहा हूँ यहाँ से। आप इसी चीज को 4 के उस फैक्टर में तोड़ के देखो तो आप कहोगे सर 1 आयोटा की पावर सर ये 196 प्लस में आयोटा होगा, क्योंकि 196 4 का मल्टीपल होता है सर। तो ये तो मुझे 1 बना के देगा, इसका मुझे मतलब नहीं है। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, बस यहाँ इंटू होगा बेटा, ठीक है। तो मेरा आंसर आयोटा आ जाएगा सर। तो कहानी क्या है सर, आपने ये सब चीजें तो बता दी, आप मुझे ना सर कहानी बताओ। तो देखिए बेटा हम क्या करते हैं, आयोटा की जो भी पावर होगी, आयोटा की जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड कराएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर सर 0 भी बच सकता है, रिमाइंडर 1 बच सकता है, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर मैक्सिमम 3 बचेगा सर। रिमाइंडर देखो 4 तो बचेगा, 4 बचा मतलब पूरा डिवाइड होकर वो 0 ही देगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जब भी आयोटा की आपको कोई भी पावर निकालनी हो, आपको आयोटा की कोई भी पावर निकालनी हो तो आपको करना क्या है, आपको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद रिमाइंडर कहानी लिखेगा, आगे की कहानी रिमाइंडर लिखेगा। वो चीज मैं आपको लिख के बता देता हूं। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो आपका मतलब क्या हो जाएगा कि आयोटा, आपका आंसर आ जाएगा आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 आयोटा ही होती है। आयोटा की पावर 4 मतलब 1 आ जाएगा, सॉरी। अगर आपका रिमाइंडर बेटा 1 आता है तो आपका आंसर होगा आयोटा। रिमाइंडर आपका 2 होता है तो आपका आंसर होगा -1। रिमाइंडर आपका 3 होता है तो आपका आंसर होगा माइनस आयोटा, ठीक है। और रिमाइंडर 0 पे आपका आंसर कितना होगा, रिमाइंडर होगा ये होगा 1। मैंने क्या बोला, कोई भी पावर दे दे, कोई भी पावर आयोटा की दे दे, उसके बाद आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आगे की कहानी लिखेगा। कैसे लिखेगा, वो कहानी कुछ इस प्रकार रहेगी बेटा कि रिमाइंडर 0 तो आंसर आ गया हमारा 1, रिमाइंडर 1 तो आंसर आयोटा, रिमाइंडर 2 तो आंसर -1, रिमाइंडर 3 तो आंसर माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप क्या कहोगे सर कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस कराओ, तभी तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ले लो बेटा। देखिए मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में, जो ये वाला पार्ट रहेगा हमारा पार्ट नंबर 1 है। देखिए ये पार्ट फर्स्ट है चैप्टर 7 का। इस पार्ट में मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट और आपका कराऊंगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट से हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी सी पकड़ के चलेंगे, ओके। देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ k बिलोंग्स टू n, मतलब k हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 4 से आगे चलते रहते हैं सर। क्वेश्चन पूछ रहा है आयोटा की पावर 4k प्लस 1 माइनस में आयोटा की पावर 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू मुझे बता दो लाके। ठीक है, बता देते हैं भाई। अभी अभी जस्ट हमने देखा 4k क्या है सर, ये तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 को जब भी डिवाइड करूंगा तो मेरा सर आयोटा की पावर 4k प्लस 1 का आंसर तो निकल के आएगा, आयोटा ही निकल के आएगा सर। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मेरा 1 है यहाँ पे। ठीक, फिर दूसरे केस में आप कहोगे आयोटा की पावर 4k माइनस 1 है, आयोटा की पावर 4k माइनस 1 है, यहाँ से क्या निकल के आएगा? आप कहोगे सर यहाँ से मेरा आयोटा की पावर माइनस 1 निकल के आएगा, मतलब कि मेरा 1 अपॉन आयोटा निकल के आएगा सर। तो अगर दोनों को मैं करूं, लिखूं क्वेश्चन में, तो ये 1 माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 ऐसा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से सुननी है आपको, एक चीज बोलने जा रहा हूं भाई, बहुत ही ध्यान से सुननी है। आपको क्वेश्चन में कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में मिले तो कभी नहीं छोड़ना, ये चीज हमेशा याद रख लो कि डिनोमिनेटर में आयोटा को कभी भी नहीं छोड़ोगे। जब भी क्वेश्चन करो, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खेल लेना आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ लो, लेकिन एक चीज हमेशा माइंड में रहेगी, वो चीज मैं अभी शुरुआत में ही बता रहा हूं इस वजह से, कि कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में आंसर में नहीं छोड़ोगे। तो क्या करेंगे सर, देखिए पार्ट एक ना चीज होती है रैशनलाइजेशन, हम रियल नंबर्स में सीखते हैं ना रैशनलाइज करना, कि नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते हम लोग कभी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा कॉम्प्लेक्स के केस में कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं छोड़ना। तो सर करेंगे क्या, इसका रैशनलाइज करने के लिए ना बेटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि आयोटा था तो माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस चीज के बारे में, यहाँ पे आप कहोगे सर इसका मतलब अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करूं तो आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा है, इसको रैशनलाइज कराऊंगा तो ये इनटू में माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा, माइनस आयोटा से सर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चे। तो सर माइनस से कट ही गया ना, काट दिया बेटा, बहुत अच्छी बात है, अपॉन 2 आ गया। अब आप कहोगे सर ये आयोटा है, माइनस में ऊपर आयोटा आ गया, ऊपर क्या आ गया, आप कहोगे सर ऊपर आयोटा आ गया माइनस में, अपॉन नीचे सर आयोटा स्क्वायर बना, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नीचे -1 हो गया अपॉन में 2। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएगा, तो ऊपर मेरा बेटा 2 आयोटा अपॉन 2 आया, यहां से मेरा आंसर कितना आया, आयोटा आ गया। देखिए ये आपका आंसर है। हालांकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते थे, मैं नहीं कहता आप इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर सकते, मेरा यहाँ पे आपको सिखाने का एक ही मकसद था कि आपको सिर्फ ये चीज बता दूं कि 1 अपॉन आयोटा जब भी आ जाए, 1 अपॉन आयोटा जब भी आ जाए तो आपको कभी भी 1 अपॉन आयोटा में आंसर नहीं छोड़ना, आपको उसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, आपको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक कुछ तरीका तो ये हो गया, इसका एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए क्या पॉसिबल था, दूसरा तरीका बेटा मेथड 2 में ये था कि वैसे मैंने जैसे ही देखा कि आयोटा की पावर 4k प्लस 1 रिमाइंडर 1, तो मेरा आंसर आयोटा निकला होगा वहां से, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाऊंगा, 4k माइनस 1, 4k माइनस 1 मतलब कि रिमाइंडर मेरा 3 आया होगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो मेरा आंसर माइनस आयोटा आएगा सर, अपॉन में 2, तो यहां से भी देखिए 2 आयोटा बाई 2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा मेरा आंसर हो जाता। मैंने पहले ऊपर वाला क्यों सिखाया, पहले ऊपर वाला जस्ट इस वजह से सिखाया कि मुझे आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में डालना था कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 अपॉन आयोटा, मतलब कि डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर ये है p बाई क्यू की फॉर्म, नीचे कभी भी आयोटा नहीं छोड़ना, आपको नीचे कभी आयोटा नहीं छोड़ोगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चंस लेके आए हूं इससे रिलेटेड में थोड़े से आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको वैल्यू बतानी है समेशन ऑफ आयोटा की पावर n, और समेशन कहां तक, 1 से लेके 100 तक आपको करना है। तो अब आप एक चीज देखो, इसको कैसे हम डील करेंगे, ये है क्या, समेशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे ये लिख दिया मैंने n इज इक्वल टू 1 से 100 और आयोटा की पावर n, इसका मतलब है क्या कि आप पावर्स खोलते रहो, आप आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब ऐसे करते करते आयोटा 4 प्लस में आप लास्ट तक चले जाओगे आयोटा 100 तक। ठीक है, आयोटा 100 तक चले जाओगे। अब आप क्या कहोगे मुझे, अब आप कहोगे सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है सर -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है सर माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। तो 1 से देखिए -1 हट गया, माइनस आयोटा से ये हट गया। तो यहां से एक चीज मुझे आपके अंदर सेंस डेवलप करनी है, हालांकि मैं आंसर सीधा बता देता, मेरे को आपके अंदर एक सेंस डेवलप करनी है कि जब भी कोई लगातार 4 पावर्स होती ना आयोटा की, वो 4 पावर्स मुझे 0 आंसर देती हैं।
वो 4 पावर्स मुझे 0 आंसर देती हैं। कैसे? देखिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है सर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है सर। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर 4 सर 1 के बराबर। चारों को आप जोड़ के देखो तो आप कहोगे सर आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, 0 आएगा। तो यहाँ से आप एक अपना नोट्स में लिख लीजिएगा कि एवरी कंजिक्यूटिव 4 पावर्स, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर्स, जब भी 4 कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगा, ऐसा नहीं है कि वो 1 2 3 4 ही हो। अगर ऐसा आ गया कि 2 3 4 5 है, या ऐसा आ जाए 7 8 9 10, या फिर ऐसा आ जाए कि 17 18 19 20, या आ जाए 21 20 19 18, ऐसा कुछ आ जाए कि जब भी कंजिक्यूटिव मतलब कि लगातार 4 पावर चलेंगे आयोटा के अंदर, तो उनका सम हमेशा बेटा 0 आएगा। तो आप क्या करो, 1 से 100 तक में जाओ तो ऐसे ऐसे आपके पास 25 पेयर्स आ जाएंगे, 0 आंसर दे रहे होंगे। या फिर आप ऐसा सोच सकते थे कि आयोटा की पावर लास्ट में 100 है, 100 पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी फैक्टर आ रहा है उसका 4, ठीक है, तो ये पूरा जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आएगा? आप कह दोगे सर 0 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि वैल्यू बतानी है मुझे, समेशन है 1 से 11 तक, ठीक, आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1। अब देखिए दो मेथड बताता हूँ आपको इसके। मेथड 1 है कि आप कहोगे सर मैं इसमें ना वैल्यू पुट करके कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर आयोटा की पावर k अलग अलग कर दिया सर मैंने, समेशन जो है मेरा k इज इक्वल टू 1 से 11 तक, प्लस में समेशन में देखिए बेटा ऐसे अलग कर सकते हो आप, ठीक है, अलग हो जाता है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में अच्छे से सिखाऊंगा आपको। अलग अलग करके आप ऐसे कर लोगे, ठीक है, कि सर 11 तक जाएगा तो यहाँ तो मेरा -1 आंसर निकल के आ रहा है, ऐसे इसको सोल्व करोगे, ये सोल्व करोगे आप अलग से हो जाएगा आपका, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन सोल्व करा है, ठीक है। फिर आता है मेरे पास एक मेथड निकल के, मेथड नंबर 2। मैं सिर्फ आपको इतना मेथड 1 बता के आगे बढ़ सकता था, बाकी टीचर्स की तरह सिर्फ एक मेथड बता के आपको आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं आपको एक यहाँ से एक सेंस और डेवलप कराना चाहता हूँ। बहुत कम टीचर्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से डील कराते हैं, जैसा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, बहुत रेयर टीचर्स होते हैं जो इस तरीके से बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं कि बेटा ऐसे सोचो। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा, वी मैथ्स पे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो हर एक एस्पेक्ट देखना शुरू कर दे क्वेश्चंस का, ताकि तभी बेटा ऐसा होता है, कभी भी आप अगर एक तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देते हो, एग्जाम में आपका टाइम सेविंग में आपको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आप अगर मल्टीपल एस्पेक्ट से सोचना शुरू करते हो ना चीज़ों को, और वो भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, रिवीजन के दौरान नहीं, अपनी प्रिपरेशन के दौरान, पढ़ने के दौरान अगर आप मल्टीपल एस्पेक्ट सोचना शुरू करते हो तो आप पेपर में बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे। ऐसा आप देख चुके हो, मैंने आपको ग्राफ से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं पिछले चैप्टर्स में, तो आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी उन चीज़ों से, ठीक है। मेथड 2 देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से, मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए मेरा अगर समेशन में लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 11, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आयोटा की पावर k यहाँ पे कॉमन दिख गया, मेरे को इस पूरी चीज में आयोटा की पावर k कॉमन दिखा, कॉमन दिखा तो मैं कहूंगा मेरा अंदर बच गया 1 प्लस में आयोटा, मेरा क्या बच गया, मेरा बच गया 1 प्लस आयोटा। अब इससे मैं क्या कह सकता हूँ, मैं 1 प्लस आयोटा, मेरे पास एक कांस्टेंट चीज है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट को तो हम समेशन से बाहर निकाल सकते, जैसे ही समेशन से बाहर निकालेंगे सर, मेरा सर ऐसा कुछ बच गया आयोटा की पावर k, ऐसा बचा। तो यहां से भी मैं आंसर निकाल लाता पहली चीज तो। अब इसमें भी मैं क्या सेंस डेवलप करना चाहता हूँ, इसमें मैं ये सेंस डेवलप करना चाहता हूँ बेटा, ये 1 प्लस आयोटा तो मेरा बाहर बचा हुआ था, अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अगर इसको खोला तो मेरा खुला आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये करते करते प्लस आयोटा 11 तक चला गया। अब देखिए हालांकि आप कर लोगे कि सर हर 4 पावर्स पे 0 सम होता है, मैं वो यहाँ सिखाना ही नहीं चाह रहा, मैं आपको वो चीज यहाँ सिखाना ही नहीं चाह रहा, मैं आपको बस ये चाह रहा हूँ कि आप में से ये देखो कि कितना बच्चा देख पा रहा है कि मेरे अंदर जो ये अंदर जो बना है ना, ये एक जीपी बनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सर, जिसका कॉमन रेशो, जिसमें आर की वैल्यू कॉमन रेशो क्या है, आयोटा है सर। तो अब आप खुद बताओ क्या आप इसका सम उससे निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर ए सम ऑफ जीपी क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सर मेरा सम ऑफ जीपी होता है। इसी चीज को मैं यहां लगा दूं सर, आप लगा दो बेटा। आप जैसे ही लगाओगे तो देखिए क्वेश्चन में आप क्या कहोगे, ये है मेरा सम ऑफ जीपी, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है मैंने इधर, तो मैं यहां सोल्व करूं, आप कहोगे 1 प्लस आयोटा तो मेरे पास पहले कांस्टेंट था ही सर, इसका मैं अब लिखने जा रहा हूं सर सम ऑफ जीपी। तो ए क्या है मेरी, फर्स्ट टर्म है मेरी आयोटा सर, फर्स्ट टर्म मेरी आयोटा है सर।
उसके बाद आप क्या कहोगे, मेरा सर कॉमन रेशो क्या है, आयोटा है सर। पावर में n, कितनी पावर है, कितनी टर्म्स है आपके पास, आपको सर 11 माइनस 1 अपॉन में आयोटा माइनस 1। आपने ऐसा कुछ मुझे दे दिया, आपने मुझे ऐसा कुछ दे दिया। अब जैसे ही ऐसा कुछ दिया तो आप खुद सोचो, जब इसका और इसका प्रोडक्ट करा दोगे, इसका और इसका प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, आप कहोगे सर आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, वो आयोटा माइनस 1 ही आ जाएगा सर। यहाँ से जब प्रोडक्ट करा दोगे ना पूरा, तो वो आयोटा में माइनस 1 आ जाएगा सर। तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आंसर आ गया, तो आप कहोगे सर आयोटा की पावर 11 माइनस 1, मेरे पास ऐसा कुछ आंसर आ गया सर। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि आयोटा की पावर 11 है कितनी, आप कहोगे सर 4 से डिवाइड करता हूं। जैसे ही 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर की तरफ जाऊंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना 3, रिमाइंडर 3, तो सर मेरा माइनस आयोटा बचेगा, माइनस आयोटा माइनस 1 बेटा मेरा आंसर हो जाएगा इस केस में। आप देखिए, भले ही आप ये सोचोगे कि सर आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने की कोशिश करी, आप मुझे क्या कहोगे, आप मुझे बेटा ये कहोगे कि सर आपने इतने इजी क्वेश्चन को, इतने ही इजी क्वेश्चन को कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करी। मैं कहूँगा बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये एक ऐसी सेंस डेवलप करा रहा हूँ, जब आगे जब चैप्टर में चलोगे ना तब आपको इस चीज की अहमियत पता लगेगी। जैसे आज तक जब ग्राफ्स पढ़ाता था, तो ग्राफ पढ़ाता था, आप लोग सोचते थे सर क्यों पढ़ा रहे हो, आप कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, मेरे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपने देखा है, अगर मेरे चारों मॉक टेस्ट देखे हैं और चारों मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन देखे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस ग्राफ से डील कर दिए थे। सेम चीज मैं यहाँ पे फिर वो एक चीज बताने जा रहा हूँ, ये चीजें कोई नहीं बताता। मैंने क्या बोला, मैं एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ाता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैं भी भले ही ऊपर कह देता जैसे मेथड 1 है ऐसे चल लो बेटा, सीधा कर लो आप, लेकिन मेरे को सेंस डेवलप क्या करनी है कि आपको जैसे ही जब भी सबमिशन ऐसे दिखेगा तो आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा एक जीपी बन रहा है सर, मेरा जीपी बनेगा, और जीपी का सम ए की पावर ए इंटू में आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है। अब एक होशियार बच्ची उठेगी क्लास में, अब एक होशियार बच्ची क्लास में उठेगी, अब उसने क्वेश्चन उठा दिया मुझसे कि सर जीपी का सम तो ए के साथ में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर भी होता है, तो आप आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ही क्यों ले रहे हो, आप 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर क्यों नहीं ले रहे हो। आ सकता है ना भाई डाउट, अगर नहीं आया तो बेटा सही ट्रैक पे नहीं हो, और आया अगर तो अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। अब देखिए मैं उस केस में आपको क्या जवाब देता हूं, उस केस में आपको क्या जवाब देता हूं कि आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 हो या 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर हो, दोनों एक ही फॉर्मूला है, हमने अपनी सुटेबिलिटी के लिए उनको अलग अलग करके लिखा हुआ है, बस दोनों एक ही चीज होती है। एक बार माइनस कॉमन निकाल के देख लो दोनों में से क्या बन जाएगा, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज होती है बेटा। उम्मीद है कि ये चीज आप अच्छे से समझे होगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको मेरा बस एक ही मकसद था यहाँ पे आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे जीपी बनती है, और जीपी बनती तो दिखती कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 2। अब तो बच्चा कह देगा सर इसका आंसर मैं जानता हूं 0 आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 0 आया तो क्यों आया। अब आप कहोगे सर पावर में n है, फिर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 1। सर ये कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स हैं सर जो ऐड हो रही हैं, ये सर लगातार एक के बाद एक लगातार 4 पावर्स हैं जो ऐड हो रही हैं। और अभी आपने बताया था कि लगातार 4 पावर्स कभी भी ऐड हो जाएं, जरूरी नहीं 1 2 3 4 ही हो, वो कभी भी किसी भी शक्ल में हो सर, कोई भी शक्ल हो उनकी, मान लो 7 8 9 10 है सर, मान लो सर 9 10 11 12 है, कभी भी हो, लेकिन 4 लगातार जब भी ऐड होंगी आंसर मेरा हमेशा 0 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, ये तो हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपके लिए, एक स्टेटमेंट आपके लिए बोल रहा हूं, वो स्टेटमेंट लिखना है आपको अपने नोट्स में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर x और y दो रियल नंबर्स हैं, इफ x एंड y आर टू रियल नंबर्स, ठीक है, देन ऑल द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ x एंड y, इफ x एंड y, x और y रियल नंबर्स हैं, कैसे नंबर हैं, x और y रियल नंबर्स हैं, देन ऑल द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहली चीज डिनोट करते हैं सर z से। रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, आपको सर रियल नंबर को हम लोग r से डिनोट करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करेंगे,
z से करेंगे सर। लाइन क्या लिखवाई, फिर से लिख लीजिए, इफ x एंड y आर रियल नंबर्स देन ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, या तो आपको कहीं ऐसा लिखा दिख जाए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा वाई। अगर ऐसे कई जगह क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ x कोमा वाई, तो कई बार आप लोग ये सोचोगे ये तो इंटरवल्स है। नहीं, अगर z दिया हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा है। और x और y कैसे हैं ये आपको हमेशा याद रखना है, x और y मेरे रियल नंबर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से काम की बात निकालेंगे हम काफी सारी, ठीक है। दूसरी चीज, x को मैं क्या बोलूंगा, x को मैं क्या बोल सकता हूं, x जो मेरा होता है ये मेरा है, क्या इसमें आयोटा लगा हुआ, नहीं लगा हुआ सर, ये मेरा होता है रियल पार्ट ऑफ z, कि मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ये। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, रियल पार्ट ऑफ z, आपको ऐसे मिलेगा बुक्स के अंदर। अब y क्या है, y है सर मेरा इमेजनरी पार्ट, y है सर मेरा इमेजनरी पार्ट, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसी को हम लिख देते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z। लेकिन आप कहोगे सर अभी आपने बताया, अभी आप क्या बोलोगे, अभी जस्ट आपने बताया सर जो ये x और y लिखे थे आपने सर जो ये x और y लिखे थे, आप तो कह रहे हो रियल है, नीचे आप कह रहे हो y मेरा इमेजनरी पार्ट है। ये ध्यान से समझना भाई एक एक चीज। मैंने पहले क्या बोला, पहला पॉइंट मैंने बोला कि z कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर x और y रियल नंबर्स हैं, x प्लस आयोटा y की टर्म्स में लिख दो तो z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। सेकंड चीज क्या बता रहा हूं, x मेरा रियल पार्ट होता है जिसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, y मेरा इमेजनरी पार्ट होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब एक बच्चे के मन में क्वेश्चन क्या आया कि सर अभी तो आपने बोला x और y रियल नंबर है, लेकिन y को आप लिख रहे हो इमेजनरी पार्ट। अब वो चीज देखिए, मैं उसका जवाब देता हूं आपको, x और y तो बेटा रियल नंबर हैं ही, इसमें x और y रियल नंबर ही है, जो इमेजनरी बनाता है ना इस चीज को, वो ये वाला जो आयोटा है ना, ये वाला जो आयोटा लग जाता है, आयोटा क्या, इमेजनरी नंबर, अभी सिखाया था इमेजनरी नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ये आयोटा लगने के बाद वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, अदरवाइज आयोटा में हटा दो इधर से, मैं इस आयोटा को पकड़ के बाहर खींच लूं तो रियल नंबर है मेरे पास, x प्लस वाई क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं सर। तो आयोटा लग गया तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आयोटा लगा किसके ऊपर है, y के ऊपर लगा है सर, और उस y पे आयोटा लगने की वजह से उस y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। y की वैल्यू हालांकि रियल नंबर ही होती है, लेकिन y के साथ आयोटा लगने की वजह से उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ध्यान करिए, आपका दोस्त जो है बहुत शरारती है, मान लो आप उस शरारती दोस्त के साथ रहना शुरू कर देते हो, तो आपको भी लोग शरारती कहना शुरू कर देते हैं ना। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आप अच्छे लोग तो हो ना, लेकिन आपका अगर फ्रेंड कोई चीज गड़बड़ कर देता है, नाम तो आपका भी खराब होता है। तो सेम चीज है, y है तो रियल नंबर ही, लेकिन जैसे इसके बगल में आयोटा आके बैठा, जैसे उस आयोटा ने इसको इमेजिनरी बनाया, तो लोग इसको इमेजिनरी पार्ट कहना शुरू कर दिए, ठीक है। तो लोग इसको इमेजिनरी के नाम से जानना शुरू कर, लेकिन याद रखना y है रियल नंबर ही, ठीक है। ये चीज थी आपके लिए। अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास है कोई भी z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 -4 आयोटा, ठीक है। आप मेरे को बताओगे कमेंट करके कि रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलेंगे तो मुझे आपको एक दो चीज़ें और सिखानी है, एक दो चीज़ आपको सिखाता हूँ मैं यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, मैंने दिया एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1 प्लस में अंडर रूट में -2, मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 प्लस में अंडर रूट -2। यहाँ से हटा देता हूँ एक बार इसको, फिर लिखेंगे इसको दोबारा। मैंने बोला मेरे पास है 1 प्लस में अंडर रूट -2, दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको अंडर रूट में -2, थर्ड मैं आपको दे रहा हूँ 1 प्लस में अंडर रूट 2, और फोर्थ मैंने आपको दिया माइनस में अंडर रूट 1 है, अंडर रूट में -1 और अंडर रूट 2। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ जो करनी है ना बेटा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो, आपको कैसे, बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ। एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, आपको लिखने की कोशिश करनी कि आप वाकई में इस चीज़ को लिख सकते हो। तो आप कहोगे अरे सर ये तो मैं जानता हूँ, ये लिखा है सर 1 प्लस में अंडर रूट 2 के साथ आयोटा लिखा हुआ है सर, क्यों, क्योंकि अंडर रूट -1 आयोटा होता है। यहाँ आप कहोगे कि सर 0 प्लस में अंडर रूट 2 आयोटा लिखा है। देखिए जिस बच्चे ने भी यहाँ 0 नहीं सोचा,
हालांकि वो अपनी जगह सही होगा अगर वो रूट टू आयोटा भी लिखेगा, लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, मेरे पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, तो आपको इसको पढ़ना है 0 प्लस अंडर रूट टू आयोटा। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे 1 प्लस अंडर रूट 2, साथ में पढ़ोगे प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है यहाँ पे। इसको आप पढ़ोगे रूट 2 प्लस आयोटा 1 आयोटा। ठीक है, आपने इसको ऐसे पढ़ा है, आयोटा लिख लो सिर्फ। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा आपसे था, मेरा अगला क्वेश्चन है रियल पार्ट बताइए जेड का। आपको इसमें सर रियल पार्ट है 1, इसमें रियल पार्ट है 0, इसमें सर रियल पार्ट है मेरा 1 प्लस रूट 2, और इसमें सर मेरा रियल पार्ट है रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इमेजनरी पार्ट बताइए इस जेड का। तब आप आराम से बताओगे सर इसमें इमेजनरी पार्ट है रूट 2, इसमें इमेजनरी पार्ट है रूट 2, इसमें 0, इसमें 1। ये आपका हो गया। ठीक है, कम से कम देखिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि कम से कम अब आप ना रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, एक्स और वाई को पकड़ना सीख गए। यहाँ से मैं यहाँ से क्या सिखाना चाह रहा था आपको, इस चीज से मैं आपसे बस एक ही उम्मीद कर रहा हूँ कि मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस शक्ल में लिखा हुआ है ना, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इस टेबल के जरिए मैंने कोशिश करी है कि आप x, y, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इन सब चीज़ों को पकड़ना सीख गए होगे बच्चे से। ठीक है, अगर सीख गए हो तो कमेंट करके बताना कि सर हम बिल्कुल अच्छे से सीख गए कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है, या फिर x और y क्या क्या चीज़ें होती हैं। और x और y या ध्यान से देखो, x और y क्या है, आपके रियल नंबर्स के तो खेल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, अभी जो चीज़ इनफैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना अभी आगे, अभी जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, अभी जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अक्सर लोग या अक्सर टीचर्स जो है ना, अक्सर टीचर्स इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत रेयर टीचर्स होते हैं जो इस चैप्टर को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से मैंने किया कि आपको इमेजनरी नंबर से शुरू किया मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई प्रॉपर क्या होती, फिर मैंने वहीं पे आपको बताया कि रियल पार्ट को कैसे छांटना है, अलग कैसे करना है, या इमेजनरी को कैसे पकड़ना है। टीचर्स शुरू कहाँ से करते हैं वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर देखिए शुरू अक्सर हमारा यहाँ से होता है, कई बार ये चीज़ें भी स्किप कर दी जाती हैं। देखिए अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है x प्लस आयोटा वाई ऐसे लिखा हुआ है, तो पहला कंडीशन लिखिए आप, ए में लिखिएगा इफ़ अगर मेरा x इक्वल टू 0 हो जाता है, मेरा x जो है 0 हो जाता है, तो मैं क्या कहूँगा, इस केस में x 0 हो गया तो मैं कहूँगा z जो है ना, मेरा जो z है वो बेटा मेरा प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी, क्योंकि मेरा रियल पार्ट हट गया, उसमें से x ही हट गया, अगर तो आयोटा वाला ही तो रह गया, रियल प्योरली इमेजनरी हो गया। दूसरी कंडीशन मेरी क्या होती है, अगर मेरा y ही 0 हो जाए, मेरा अगर इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए, तो मैं क्या कहता हूँ कि z जो है मेरा z जो है बेटा वो प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है कि सर अगर मेरा x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, तो उस केस में मैं क्या कहूँगा, उस केस में बेटा आपका क्या हो जाता है, प्योरली रियल भी हो जाता है एंड प्योरली इमेजनरी भी हो जाता है। ठीक है, ये 3-4 कंडीशंस आती हैं आपके सामने। ओके, तो इससे मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन में कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि x 0 है, या कभी बोलेगा कि y 0 है, या कभी नहीं बोलेगा। वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा, कुछ ना कुछ लाइन देगा और लास्ट में लिख देगा कि z इज प्योरली इमेजनरी। तो वहां से आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा क्या हो रहा है, वहां पे मामला मेरा क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो आपको क्वेश्चन में ऐसी लाइनें देगा कि प्योरली इमेजनरी, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि मेरा x 0 है। प्योरली रियल देगा तो आप समझ जाओ कि y की वैल्यू 0 दे रहा है, ऐसा कुछ दे दे तो आप समझ जाओ कि मेरी दोनों ही वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे को कि मेरा z जो है, इफ z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज प्योरली रियल। क्या बोल रहा है, प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सर इमेजनरी पार्ट 0 हुआ। इमेजनरी पार्ट मतलब सर आयोटा के साथ वाला 0 हुआ, इसका मतलब सर 2 साइन थीटा माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से आप निकालोगे सर 2 साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। आप निकाल सकते हो सर साइन थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपको, सर पाई बाय कितना, पाई बाय 6 आ गई सर मेरे पास। ठीक है, 30 डिग्री होता है ना। अब देखिए क्या पूछा, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अब इसके लिए अब आप कहते हो ना सर आप क्वेश्चंस, आप चैप्टर्स को लिंक क्यों कराते हो,
आप ये पूछते हैं ना सर चैप्टर्स को लिंक कराने क्या जरूरत है, जीपी बताने का क्या जरूरत था? तो बेटा यहाँ पे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पूछा हुआ है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की जनरल वैल्यू की नॉलेज ही नहीं है तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। आप मैक्स टू मैक्स थीटा तक पहुंच सकते थे, यहाँ पे प्योरली रियल का कंसेप्ट आपने सीख लिया, लेकिन आप थीटा तक पहुंच सकते थे। तो उसके लिए आपको जनरल वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो आगे अच्छे से बताऊंगा, लेकिन जनरल वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पे मेरी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा पाई बाई 6 है, तो बेटा हमारी हो जाएगी n पाई प्लस में -1 की पावर n पाई बाई 6। ऐसा ही कुछ होता है भाई हमारा? अगर ऐसा ही कुछ होता है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, ये मेरी जनरल वैल्यू आ गई यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z। मुझे बतानी कि z की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। वो z मेरा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं z के साथ। जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को 1 + z 17 तक, और दूसरी है 1 + z से लेके z 13 तक, इनको करता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन मैं आपको ही सोल्व कराता हूँ। वैसे तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप लेकर बैठे ही रहोगे, अगर लेकिन किसी को एक दिखा, आप अब आपको अहमियत पता लगेगी कि सर आपने थोड़ी देर पहले जो चीज सिखाई थी क्या सिखाई थी। अब एक नए बच्चे के सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो वो बैठा ही रहेगा इस चीज को देख के। लेकिन अगर वी मैथ्स पे पढ़ने वाला बच्चा है, उसने अगर वो मेरी वीडियोस अच्छे से देखता है, और अगर इस वीडियो को भी आप अटेंटिवली देखते आ रहे हो, तो आपको जो ये इक्वेशन दिख रही है ना 1 + z ऐसे करते करते z 17 तक, और दूसरी इक्वेशन आपको क्या दिख रही है 1 + z से लेके z 13 तक = 0। वैसे तो आप बैठ गए, लेकिन जब अगर आप अटेंटिवली देख रहे थे तो आप कहोगे सर ये एक जीपी बन रही है, सर जीपी बन रही है जिसमें कॉमन रेशो कितना है, z का ही तो है सर। इस 1 को आप z की पावर 0 नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हो। तो अब आप खुद देखो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी 18 हैं सर, टोटल टर्म्स 18 हैं। सम लिख दो इसका, a मतलब 1, फिर क्या आएगा r मतलब z की पावर 18 - 1 अपॉन z - 1 इज इक्वल टू कितना, सम मेरे को 0 दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना 0, तो यहाँ से मैंने निकाला कि z की पावर 18 - 1 = 0, तो z की पावर 18 जो है ना सर वो 1 के बराबर आ गया। इधर मैं अगर लगाऊं सर तो एक के साथ मेरा आएगा z की पावर टोटल टर्म्स 14 है -1 अपॉन z - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ सर z की पावर 14 = 1। अब आप एक चीज बताओ यहाँ से देख के, एक बार तो मेरा है z की पावर 18 = 1, एक बार कह रहा है कि z की पावर 14 = 1। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं या ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसकी पावर 18 करूं या 14 करूं आंसर 1 ही आएगा, बताओ। अब किसी बच्चे के दिमाग में 1 आएगा, किसी के में -1 भी आएगा, कोई कहेगा सर दोनों ही ले लेता हूं, सर मेरा 1 कर लो या -1 कर लो, दोनों ही केस में इवन पावर ना सर आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब सर 2 वैल्यूज होंगी, लेकिन फिर मैं आपको रोक दूंगा, मैं कहूंगा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। आप एक चीज बताओ, z की वैल्यू को अगर आप +1 ले लोगे, आप यहाँ पे z की वैल्यू को +1 ले लो, तो 1 + 1 + 1 14 बार 1 करोगे तो आंसर तो 14 आना चाहिए था, 0 कैसे हुआ, 0 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सर z = 1 को नकारना पड़ेगा, मतलब कि z की वैल्यू सर -1 होगी। तो ओनली 1 वैल्यू मिलेगी मुझे, कौन सी, z = -1। ठीक है, अब आपको अहमियत पता लग गई होगी कि वाक्य में जीपी मानने की अहमियत क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को देखते तो आप बैठे ही रहते बेटा, ये भी मैं मान सकता हूं। ठीक, तो देखिए कोई ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन आप सिंसियर हो जाइए थोड़ा सा, आप समझिए अगर आपको यहाँ बैठ के मैं कुछ पढ़ा रहा हूं ना, तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा और आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी चीजें दिखें तो जीपी के बारे में ख्याल आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ z + z³ = 0, तो ऑप्शन बताना क्या सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। मैंने क्या बोला है, z + z³ = 0, और मेरे को ये चीजें बतानी है रियल और ये सब वाली। तो आप खुद बताओ, z + z³ की वैल्यू मैंने 0 दे दी, तो यहां से मैं z को अगर कॉमन निकाल लो तो मेरा 1 + z² आ गया इज इक्वल टू 0। या तो सर मेरा z = 0 होगा, या सर मेरा z² की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, और मैं अगर सर z पे जाऊंगा, अगर मैं z पे जा रहा हूं सर,
तो मेरा स्क्वायर रूट होगा -1 का, जो कि मैं कह सकता हूं सर प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए यहां से z की वैल्यू क्या निकल के आई है, 0। यहां से क्या निकली, या तो सर आयोटा होगी या सर माइनस आयोटा होगी। अब आप खुद एक चीज सोचो, अभी मैं क्यों पकड़ना सिखा रहा था एक्स और वाई को, इसको मैं ऐसे ना मान के इसको मैं कहूंगा ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर 0 प्लस आयोटा, ये कुछ ऐसा लिखा है सर 0 माइनस आयोटा, और ये कुछ ऐसा लिखा है सर 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। अब आप खुद देखो आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर मेरा जो रियल पार्ट है ना, मेरा रियल पार्ट 0 है सर, तीनों में रियल पार्ट 0, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया सर, रियल पार्ट मेरा 0 हो गया सर। तो फैक्ट हमारा देखिए इसके अंदर क्या है कि सिर्फ हमारा ना, जो सिर्फ हमारा बताने का फर्ज नहीं है कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होते हैं, मेरा सिर्फ बताने का फर्ज नहीं था कि रियल पार्ट ऑफ जेड, बहुत सारे टीचर्स क्या बताते हैं, रियल एक्स होता है रियल पार्ट, वाई होता है इमेजिनरी पार्ट, वो उसका ना वो नहीं सिखाते कि उसका इंप्लीकेशन क्या हो रहा है, वो कहां पे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो आपको पढ़ा के चले जाते हैं ना कि रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट वाई होता है, तो क्वेश्चंस इस तरीके के बनेंगे। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको सिर्फ बताना नहीं है, आपको दिखाना भी है कि क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है उसके। अब देखिए हालांकि बच्चा यहां तक अगर पहुंच भी गया, z की वैल्यू 0, z की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, यहां तक पहुंच गया, अब वो सोच रहा है अब मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या। तो वो चीज देखो, लिखने का जो तरीका मैंने आपको अभी देखिए दिखा भी देता हूं। अभी आपको एक टेबल पढ़ाई थी ना, जो अभी एक टेबल जो आपको पढ़ाई थी ये वाली, इसीलिए लिखवाई गई थी वो चीजें कि आप पकड़ो। मैंने यहाँ क्या बोला था कि यहां से इस टेबल से आप एक्स और वाई को पकड़ना और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को पकड़ना सीख गए होंगे, ठीक है, ये चीज हो गई मेरी अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना था सर फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n प्लस आयोटा की पावर 4 इज इंटीजर। अब देखिए बच्चे के पास ये क्वेश्चन आ गया, क्या करेगा वो, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो कहेगा सर मेरे को ये n प्लस आयोटा की पावर 4 जो है ना ये खोलना तो आता है सर। मैं कहूँगा खोल दे बेटा, तो कहेगा सर 4c0 n की पावर 4 प्लस 4c1 n की क्यूब आयोटा आ जाएगा। फिर कहेगा सर 4c2 n का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, फिर वो कहेगा सर 4c3 n और आयोटा का क्यूब, लास्ट में कहेगा सर 4c4 और n की पावर 0 हो जाती है और आयोटा की पावर 4। ऐसा हो जाएगा सर। मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही कही आपने, ठीक है। तो अब इसको ओपन जब वो करेगा तो 4c0 कितना होता है, 1 होता है सर, 1 के साथ में n की पावर 4 आ गया, प्लस में 4c1 4 होता है सर, तो ये 4n क्यूब आयोटा हो गया। अब यहाँ पे 4c2 कितना होता है, तो 4c2 को आप लोग कह सकते हो 4c2 को कि सर 4c2 कितना होता है, 4 × 3/2 तो 6 होता है सर n स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू -1 होती है सर, माइनस साइन लग गया। साथ में आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है सर, माइनस लग जाएगा यहाँ 4n और साथ में आयोटा, 4c4 1 होता है सर, आयोटा पावर 4 ये भी 1 होता है सर, ठीक है। यहां तक बच्चा पहुंच गया, बच्चा कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, उसने ओपन कर लिया। अब देखिए क्या चीज है, अब कह रहा है सर मुझे कुछ सुझा नहीं, मुझे कुछ सर सूझ नहीं रहा, मैं आगे क्या करूं। मैं कह रहा हूं बेटा एक काम कर ले, यहां तक पहुंच गया है, आयोटा वाली चीजें अलग कर दे, बिना आयोटा वाली चीजें अलग कर दे। तो कहेगा बिल्कुल गुरुजी 1 मिनट में कर देता हूं कि n की पावर 4 माइनस में 6n स्क्वायर और प्लस में 1, ये तो सर मेरा रियल पार्ट हो गया, और प्लस में आयोटा अगर कॉमन ले लूं तो ये सर मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। मैंने कर दिया सर। अब क्या करूं सर, अब मैं कह रहा हूं बच्चे एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, n की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पूरी चीज इंटीजर है। अब मैं पूछ रहा हूं इंटीजर कैसा नंबर होता है, तो कहेगा सर इंटीजर तो रियल नंबर होता है। इंटीजर रियल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर ये पूरा रियल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो पूरी चीज है सर ये एक रियल नंबर होनी चाहिए, और ये रियल नंबर होगा अगर, मतलब अगर ये प्योरली रियल नंबर होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर जो मेरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इस z का, अगर मैंने इसको z माना हुआ है तो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 0 कर देता हूं। मैं बोला ठीक है भाई, अब 0 कर देता हूं सर, तो मैं 0 करूंगा तो मतलब मेरे को 4n क्यूब माइनस 4n को 0 पुट करना पड़ेगा। यहाँ से सर 4n कॉमन निकाल लिया तो मेरा कितना बचेगा, आप कह दोगे सर आपका बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो मेरी n की वैल्यू 0 होगी सर,
या फिर मेरी n स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। अब आप खुद बता दो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई, तो आपको गेस एक वैल्यू तो 0, एक वैल्यू +1 और एक वैल्यू -1। तो सर मेरी टोटल 3 वैल्यूज पॉसिबल हुई सर। टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल हुई? 3 वैल्यू पॉसिबल हो गई सर। आ गया बेटा क्वेश्चन आपका। अब देखिए यहां से मेरे को सिखाना क्या था, वही बात फिर कह रहा हूं मैं, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कह के आगे बढ़ जाऊं। मेरा मकसद है कि आपको दिखाऊं कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा, 90% बच्चे होते हैं जो बाद में कहते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था इसलिए मेरा छूट गया। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बस आपकी समझ का था, आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का था। क्या वो बेसिक सेंस आपके अंदर डेवलप करी गई है कि नहीं करी गई है? उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज मैंने आपके अंदर डेवलप जरूर कर दी होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे बच्चे। मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद था कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा रूबरू करा दूं, आज एक इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे उसमें हम लोग फिर काफ़ी चीज़ें सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है, आर्गन प्लेन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, ये सब चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, कॉन्जुगेट वगैरह क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में जितना पढ़ा है ना, एक बार अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज करो, साथ साथ नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो। आपको बताया भी कि किस किस एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीज़ें देख लो। तो ये जो प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल वाली चीज़ें ना बेटा, बहुत डेप्थ में चली जाती हैं कई बार। हालांकि ये तो बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें भी अक्सर मार खा जाते हो आप लोग, हमें अप्रोच करना नहीं आता कैसे करें। तो वो चीज़ मैंने आज आपको दिखा दी है। फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से एक एक स्टेप उठेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में उठे थे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में उठते चलेंगे। मैं आपको एक ही बार में ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको लाइफ में कभी दूसरी जगह नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो एक एक चीज़ आपको इस गहराई में उतर के बता दूंगा ना कि आपको दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे सर मेरा कोर्स कंप्लीट है सर। ठीक है, तो आपको मेरे लिए देखिए करना क्या है, मेरे लिए आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ इतनी करनी है। हालांकि मेरे लिए तो क्या है वो चीज़ मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि मॉक टेस्ट लगाओ अच्छे से। मैं मॉक टेस्ट आपको देता हूँ, उनका एनालिसिस किया करो जो मैं वीडियोज़ देता हूँ। साथ में जो जो पढ़ा रहा हूँ साथ अपने नोट्स बनाओ। और एक छोटी सी चीज़ ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था एक बार, चलिए इसके लिए ना मैं पोल डालूंगा कि आप क्या चाहते हो कि मैं टीजीटी और पीजीटी का अलग अलग सिलेबस करा के शुरू करा दूं। क्योंकि वो देखिए थोड़ा सा ना ये हो जाएगा, आप में दोनों का ही लॉस हो जाएगा। या तो मैं टीजीटी पे एक टाइम पे फोकस कर लूँ, या मैं एक टाइम पीजीटी फोकस, या मैं कंप्लीट सिलेबस ही आपको करा दूँ। हालांकि अभी ईएमआरएस के सिलेबस में जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें काफ़ी कम चीज़ें दी हुई हैं। टीजीटी में मोस्टली पार्ट जो है 9th-10th का ज़्यादा है, 11th-12th का कम पार्ट है, तो एक दो पार्ट जो है वो ग्रेजुएशन के हैं। लेकिन जो DSSB का एग्ज़ाम होगा ना बेटा आपका, उसमें 60% आपका 11th-12th से पूछा जाता है, बाकी आपका ग्रेजुएशन से पूछा जाता है। मुश्किल से टीजीटी हो या पीजीटी हो आपका 9th-10th से, तो मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे 90 में से, ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो ये जो बैचेज भी हमारे चल रहे हैं कहीं ना कहीं DSSB ओरिएंटेड जरूर चल रहे हैं। आपका DSSB का एग्ज़ाम नहीं रहेगा अगर आप एक एक चीज़ यहाँ से सीख रहे हो तो। ठीक है, तो मेरे को बता देना। दूसरी चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि टीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए जो, क्योंकि चैप्टर्स ईजी हैं वहाँ पे 9th-10th वाले, कुछ 4-5 या 6 चैप्टर शायद मैंने केवीएस के टाइम पे भी पढ़ा दिए थे, तो उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। तो मैं कोशिश करूँगा एक एक वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आऊँ कॉन्सेप्ट्स का, वो लेकिन संडे टू संडे रखेंगे। आज से हर संडे पे हम लोग ऐसा करेंगे कि टीजीटी मैथमेटिक्स वालों के लिए हर संडे पे एक चैप्टर लेके आया करूँगा मैं। ठीक है, अभी आपकी डेट्स भी नहीं आई है ईएमआरएस की, तो हर संडे के लिए टीजीटी वालों के लिए ये रहेगा कि हर संडे एक चैप्टर लेके आया करूँगा आपके लिए। अगर आप लाइव कहोगे तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि सर हम लाइव में मतलब कंफर्टेबल है सर, हम लाइव क्लास ले सकते हैं। देखो अगर लोगे तो लाइव दूंगा बेटा, नहीं तो इतना समय मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा कि लाइव आके बातें करता रहूँ। ठीक है, तो अगर आप लेने के इंटरेस्टेड हो तो नीचे बता देना। अगर मतलब आप में से 50 बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं ना कि जो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं टीजीटी के लिए, तो मैं लाइव क्लास आके ले लूँगा, उसमें आपके डाउट्स भी पूछता रहूँगा। ठीक है, तो मुझे बताना जरूर। अदरवाइज फिर मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा 2-3 घंटे की, कि जिसमें आपके कंसेप्ट्स भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से बस पढ़ते रहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। फिर मैं कह रहा हूँ विदाउट मॉक टेस्ट आप कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते। वंस मतलब ये मान लो कि आप ना, कोई रेयर होता है बच्चा जो बिना मॉक टेस्ट लगाए भी अपना सिलेक्शन ले जाता है, वो काफ़ी ब्रिलियंट ही होता है फिर। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
प्लस आपको ये वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर वीडियो अच्छी लगी, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा इंट्रोडक्शन हमने कभी नहीं देखा था। ठीक है, अगर सच में कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा इंट्रोडक्शन आपने आज तक नहीं किया अपनी लाइफ में तो नीचे एक बार बताना जरूर, अप्रिशिएट जरूर करना बेटा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आती है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।